साइकोलॉजी ऑफ हंगर, इसको पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें हमने देखा है कि बाज़ दफ़ा एक्सटर्नल्स, फूड का कल्चर और टेस्ट, और इसके साथ साथ ईटिंग डिसऑर्डर्स और फिर बॉडी इमेज, all these affect the psychology of hunger, and accordingly we eat less or we are interested in more food to achieve that particular goals. अब सेकंड कंपोनेंट जो है, इसमें हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि दुनिया में हंगर क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, और स्पेशली हंगर जब हमें माल न्यूट्रिशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती नज़र आती है, और क्या इसके कुछ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, क्या हंगर को जो है वो टैकल किया जा सकता है। तो हंगर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि दिस इज बेसिकली द पेनफुल सेंसेशन caused by the lack of food. So hunger is more prevalent in developing countries, in least developed countries where food availability, you can simply say food insecurity is widely prevalent. अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो स्टिल हमारी 38% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिसको हम फूड इनसिक्योर बोलते हैं, जिनको 24 आवर्स अ डे, 7 days a week and 365 days in a year, they are not sure that they have sufficient food for them. And if we look at the food insecurity, simply it exists whenever the availability of nutritionally adequate and safe food, or the ability to acquire acceptable food in socially acceptable ways is limited or uncertain. अब इसी सिलसिले में जो गरीब लोग होते हैं उनको फिर स्टेट या कुछ सेफ्टी नेट्स के थ्रू एक्स्ट्रा सोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, ताकि कुशन प्रोवाइड किया जा सके, उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाया जा सके, ताकि वो फूड की एक्सेसिबिलिटी या फूड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। तो क्या दुनिया में इतनी फूड अवेलेबल है? अगर हम देखें कि दुनिया अपने आप को खिला पिला सकती है, क्या इस वक्त फूड की अवेलेबिलिटी का मेन इशू है या फूड की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मेन प्रॉब्लम है? इस क्वेश्चन को जब हम प्रोब करते हैं और हमें जो FAO की स्टैट्स के थ्रू डाटा अवेलेबल है फूड का, उससे हमें पता चलता है कि फूड अवेलेबिलिटी इज नॉट अ इशू, फूड इज अवेलेबल। क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्शन अगर हम देखें, इस वक्त 1.2 बिलियन टन से ज्यादा ग्रेन्स जो हैं वो दुनिया में एनुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इन ग्रेन्स या इन स्टेपल्स को जब हम देखें तो 1960 की निस्बत अब हमें ज्यादा कैलोरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। 1960s के मिड में 2360 किलो कैलोरीज पर पर्सन पर डे अवेलेबल थी, जो कि उस वक्त की फूड की अवेलेबिलिटी से ड्रॉ की गई थी। और 2002 में देखा गया कि ये कैलोरीज बढ़ के 2800 तक पहुंच गई। ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बॉडी जो है उसको तकरीबन 2000 किलो कैलोरीज की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी हम 800-900 कैलोरीज जो है वो सरप्लस हैं, लेकिन ये सारी ऑन एन एवरेज है। अगर दुनिया में हमें ऐसा नजर नहीं आता तो इसका मतलब है कि दुनिया में फूड की इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 2030 में प्रोजेक्शन है कि मजीद कैलोरीज ऐड होंगी, यानी हमारा फूड सिस्टम जब वो मजीद बेहतर होगा, फूड की प्रोडक्शन बेहतर होगी, अल्टीमेटली 3050 किलो कैलोरीज पर पर्सन विल बी अवेलेबल। So there is enough food in the world to feed everyone.
प्रॉब्लम फिर कहाँ पे है? प्रॉब्लम है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है हंग्री प्लेनेट बट द वर्ल्ड ईट्स, और ये बुक जो है ना, ये नॉर्मल आपको टेक्स्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी, आप पिक्चर्स फॉर्म में इसको देख सकते हैं। इस बुक में ऑथर्स जो हैं उन्होंने, जो कि मियाँ बीवी थे, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज को विजिट किया और फिर उन कंट्रीज का जो फूड सिस्टम जो था उसके ऊपर बात की है। तो स्पेशली अगर हम ये देखें, एक एडवांस कंट्री की एग्जांपल ले लेते हैं, जर्मनी की एक फैमिली जो है, उनका एक वीक का जो फूड एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन $500 के बराबर है। ये आपको जो स्टफ उनका नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट ये एक वीक का राशन है। इस पिक्चर में दो तीन मैसेजेस हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको हर किस्म की वैरायटी, डाइवर्सिटी, ऑलमोस्ट हर किस्म का फूड ग्रुप जो है वो आपको सीरियल्स की शक्ल में, वेजिटेबल्स की शक्ल में, मीट और प्रोटीन सोर्सेज की शक्ल में, जूसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्रिंक्स, फ्रूट्स, ये हर किस्म की वैरायटी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और फैमिली साइज इनका बड़ा स्मॉल है, दो मियाँ बीवी हैं और दो बच्चे हैं। टोटल 4 मेंबर्स की फैमिली, और इनके पास $500 जो है वो रिसोर्सेज, जो कि मोर देन एनफ। इसी तरह हम एक और फैमिली देखते हैं जो कि अबू बकर्स फैमिली है। बेसिकली चार्ट के इलाके में एक महाजर कैंप है जहाँ पे ये फैमिली रह रही है, होमलेस है। आपको पता है कि इन एरियाज में कंफ्लिक्ट है, जिसकी वजह से लोग जो है वो घर बेघर होके रह रहे हैं। अब इनका टोटल जो सोर्स खाने पीने का है वो क्या है, जो इनको राशन प्रोवाइड किया जाता है, तो मे बी ये कुछ फ्लावर हो सकता है, आटा हो सकता है, कुछ दालें हो सकती हैं, कॉर्न हो सकती है, और ये थोड़ा बहुत आपको जो कुछ वेजिटेबल्स, कुछ स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं। कोई ड्रिंक नहीं है, कोई यहाँ पे फ्रूट की और वेजिटेबल्स की फरावानी नहीं है। और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स देखें तो ऑलमोस्ट 6 के करीब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फैमिली साइज जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, और रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं। अब इनका देखें, टोटल $1.23 पर वीक के हिसाब के इनके एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी लेस देन $5 के अंदर ये फैमिली जो है वो सरवाइव कर रही है। तो अब ये वो जो दो फैमिलीज मैंने यहाँ पे शेयर की हैं, एक जर्मन फैमिली और एक चार्ट फैमिली, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फूड अवेलेबिलिटी इज देयर। अब दुनिया में तो है, लेकिन उसकी इवन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आती। ग्लोबल पॉवर्टी 2005 का डाटा है भाई, और इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आई। यहाँ पे दुनिया के रीजन्स दिए गए हैं, और आप देखेंगे कि जो सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन रीजन्स के अंदर जो है वो लेस देन $1.25 पर डे या लेस देन $2.5 पर डे के हिसाब से इनकी इनकम है। अब इस इनकम के साथ इनकी फूड अवेलेबिलिटी और फूड की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कंप्रोमाइज्ड होगी। टोटल जो है दुनिया में 1.4 अरब के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी आमदन $1.25 से कम है, और 3.1 अरब के करीब लोग ऐसे हैं कि जिनकी आमदन $2.5 से भी कम है। ये बड़े इंटरेस्टिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं। अब इन लोगों की जिनकी आमदन जो है वो बहुत कम है, they are called vulnerable populations and they are facing the issues of food accessibility। खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते,
तो परचेज करने की जब बारी आएगी, इनके इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि वो फूड को फरावानी से खरीद सकें। दुनिया में अगर वेल्थ की तकसीम को देखा जाए तो 62 इंडिविजुअल्स दुनिया में इतनी उनके पास दौलत है जितनी के 3.6 बिलियन पीपल्स के पास है। आप इमेजिन करें, ये 62 बिग फैमिलीज जो हैं, वेल्थी फैमिलीज जो हैं, इनके पास जो दौलत है वो दुनिया में 3.25 अरब लोग, 3.5 अरब से ज्यादा लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह ये जो वेल्दी हैं ये मजीद वेल्दी होते जा रहे हैं। लेटेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं अभी फोर्ब्स के मुताबिक, जो कि एनुअली दुनिया के जो बिलीनियर्स हैं उनकी रैंकिंग करता है, इस मैगजीन के मुताबिक इस कोविड वाले एरा में भी 500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो खरबपति हो गए हैं, मजीद खरबपति जो है वो ऐड हो गए हैं दुनिया में। ओवरऑल हम देखें तो हम कहते हैं कि लोगों की इकोनॉमी जो है वो डाउन हो रही है, कोविड की वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो खरबपति थे उनकी दौलत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। Since 2000, the poorest half of the global population received only 1% of the increase in global wealth। यानी अगर हम देखें ना कि गरीबों की दौलत में कितना इजाफा हो रहा है, तो 2000 से लेके अभी तक 1% से ज्यादा इजाफा नहीं बनता। ठीक है, जबकि the amount of global wealth increases since 2000 and 50% increase was received by the top 1% population। 1% पॉपुलेशन जो है, जो कि बिलियनियर्स वाली पॉपुलेशन है, बेसिकली 50% इंक्रीज उन लोगों की दौलत में ही हुआ है। इस वक्त अगर हम देखें तो अमेज़न का जो बानी है उसकी दौलत दुनिया में सबसे ज्यादा है, मोर देन 177 बिलियन यूएस डॉलर। दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा मोर देन 700 बिलियनियर्स दे आर लिविंग इन यूएसए। सेकंड नंबर is in China and around 130 to 40 individuals they are from India। तो दौलत जो है ना ये इतनी ज्यादा कंसंट्रेट हो चुकी है कुछ फैमिलीज के पास या कुछ इंडिविजुअल्स के पास कि बाकी दुनिया जो है ना उसकी सफरिंग्स जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। Over 1 billion undernourished and hungry people are worldwide, and 90% of these people they are residing in the sub-Saharan Africa and Asia। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ओवर 1 बिलियन का जिक्र किया गया, अराउंड 800 to 900 मिलियंस जो है वो सिर्फ इन दो रीजन्स के अंदर आपको मिलते हैं, जबकि सिर्फ 15% पॉपुलेशन जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ऐसी पाई जाती है जिनको हम अंडर नॉरिश्ड कह सकते हैं, हंगरी कह सकते हैं। 85% पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पाई जाती है। अब एक तो ये बात होगी कि अराउंड 1 बिलियन पीपल ऐसे हैं कि जिनको खाने को एनफ अवेलेबल नहीं है, और 98% of these individuals they are from the developing countries। Around 2/3 of the world hungry live in Asia and Pacific region, and the share of female population is around 60%। 65% of the world's hungry live in only 7 countries। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो एक ग्लोबल पैरामीटर है
लेटेस्ट हमारे पास 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स अवेलेबल है। इसमें बेसिकली 3 to 4 पैरामीटर्स हैं जिनको एक्सेस किया जाता है। प्रोपोर्शन ऑफ कैलोरी डेफिसिट पॉपुलेशन देखा जाता है किसी कंट्री के अंदर। इसी तरह वहां पे अंडरवेट बच्चे कितने हैं और बच्चों की मॉर्टेलिटी रेट क्या है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट क्या है। तो स्टंटेड वेस्टेड चिल्ड्रन एज वेल एज अंडर 5 मॉर्टेलिटी। तो ये 4 पैरामीटर्स की बेस पे, तो ये पुराना डाटा भी अगर हम देखें तो 1990 और 2007 यानी आप 18 to 20 ईयर्स में की प्रोग्रेस अगर देखें, सब सहारन अफ्रीका जो है इसमें ये रेड जो है वो अंडर 5 मॉर्टेलिटी को शो करता है, जो कि स्लाइटली इसमें डिक्रीज नजर आता है, और ब्लू कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अंडरवेट चिल्ड्रन को। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें भी निग्लिजिबल चेंज नजर आ रही है, स्लाइटली चेंज। येलो कलर इज रिफ्लेक्टिंग द proportion of individuals which are not getting sufficient food. They are basically calorie deficit. तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है बच्चों की अंडरवेट चिल्ड्रन की, वो आपको सब सहारन अफ्रीका और ये बाकी देखें साउथ एशिया, यहाँ पे आपको नजर आती है। तो ऑलमोस्ट दुनिया के 50% अगर हम बच्चों की बात करें कि जो अंडरवेट हैं, तो सिर्फ 3 कंट्रीज में ये हमें मिल जाएंगे, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अंडर 5 बच्चों में अंडरवेट का पैरामीटर देखा जाता है by comparing with the healthy individuals of the same age. Half of the underweight children are living just in 3 countries, India, Bangladesh and Pakistan. वैसे ये देखें एक दूसरे से लड़ने मारने पे तैयार रहते हैं हर वक्त, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इनका कोई एक्सपेंडिचर्स नजर नहीं आते। क्वालिटी लाइफ यहाँ पे बहुत दूर की बात है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जो कि पाकिस्तान में लेटेस्ट 2018 को कंडक्ट किया गया, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक एवरी थर्ड चिल्ड्रन इन पाकिस्तान इज अंडरवेट एंड 2 out of 5 they are stunted, whereas every 6th children is wasted. ये बड़े माइजरेबल स्टैटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान के। अब जिस कौम का हर तीसरा बच्चा जो है वो अंडरवेट होगा, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि उसकी कॉग्निशन अच्छी होगी, उसका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, उसकी लर्निंग जो है वो बेहतर होगी, वो एक प्रोडक्टिव सिटीजन कैसे बन सकता है जो कि हर वक्त अपने आप के साथ जो है वो फाइट कर रहा होगा। ये स्टैटिस्टिक्स हमने ऑलरेडी शेयर किए हैं कि 60% जो ग्लोबल हंगर है उसमें वुमेन जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व हैं। तो जेंडर बेस पे भी अगर हम देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। 1 in 7 people do not get enough food, ये भी हंगर का लेवल जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है। एशिया एंड द पैसिफिक रीजन इज द होम ऑफ ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड हंगरी पॉपुलेशन। यानी वैसे ये दोनों रीजन जो है वो दुनिया की हाफ आबादी पे मुश्तमिल है, लेकिन अगर हम बात करें हंगरी पीपल्स की तो ये दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो इन रीजन्स में रह रही है। Hunger and malnutrition are the number 1 risk to the health worldwide. अब क्या रीजन है, क्यों हंगर जो है वो ज्यादा हमें एशिया पैसिफिक और सब सहारन अफ्रीका में ज्यादा नजर आती है? तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे इश्यूज हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में हमें नहीं मिलते। तो इसमें पहले नंबर पे मैं बात करूंगा नेचुरल डिजास्टर्स की। इन कंट्रीज की इकोनॉमीज इतनी पुअर हैं
अगर किसी वजह से कोई नेचुरल क्लाइमेट ही आ जाए, जलजला आ जाए, बारिशें ज़्यादा हो जाएं, फ्लड आ जाए, या कोई और टाइप का जो समुद्री तूफान आ जाए, तो इनकी इकोनॉमीज इतनी पुअर हैं कि ये लोग कई कई साल जो है ना वो अपने घर दोबारा नहीं बना सकते, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकते। तो एक रीज़न तो हंगर की इन एरियाज में ज़्यादा होने की नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। नंबर 2, कन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कबाइल जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो आप इमेजिन करें कि अफ्रीका में फूड की अवेलेबिलिटी इतना इशू नहीं है, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट की वजह से एक ट्राइब जो है वो दूसरे ट्राइब के फूड सोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी वहाँ पे बदला लेने का तरीका ये है कि उनका जो उनके पास राशन अवेलेबल है उसको ज़ाया कर दिया जाए। तो ग्लोबल असिस्टेंस पहुंच जाती है वहाँ पे, लेकिन कन्फ्लिक्ट की वजह से आप सुनते हैं कि वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज है वो, और जिसमें पाकिस्तान का मेजर कंट्रीब्यूशन है दुनिया में, वो कोशिश कर रही है वहाँ पे अमन कायम करने की, लेकिन स्टिल जो खुद ही बिगड़ा हुआ होगा उसको दूसरे लोग कितना सही कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर जो है वो पॉवर्टी है। हमने देखा कि 3.5 अरब के करीब लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जिनकी आमदन $2.5 पर डे से भी कम है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइफ गुजार रही है। तो जब पॉवर्टी होगी तो फिर इनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो सफिशेंट फूड को परचेज कर सकें। इसके अलावा इन कंट्रीज में इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन हमें ज़्यादा नज़र आती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें नज़र आती है। इसके नतीजे में भी क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है। बाज़ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे कई कई साल से बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्राउट वाली कंडीशन है, कहत पड़ चुका है वहाँ पे। इनका जो नेचुरल फूड प्रोडक्शन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं कि जब हम नेचर के साथ छेड़छानी जो है वो ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो खुद इनका जो फूड प्रोडक्शन सिस्टम है वो बड़ा ऑब्सोलीट किस्म का है, उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी पुअर है, मैकेनाइजेशन दूर दूर तक नज़र नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशली मंडियों तक जो एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड है, टाइमली सीड अवेलेबल नहीं होता, इनपुट्स अवेलेबल नहीं होती, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल नहीं होती, और सारा काम क्योंकि मैनुअली करना पड़ता है तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अच्छा, जब फूड प्रोड्यूस हो जाती है तो उस वक्त फिर मंडी के अंदर उसकी जो है ना वो लोगों के पास फूड को हैंडल करने के लिए एबिलिटी नहीं है, तो फार्मर को बेसिकली बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन मिडल मैन जो है वो दरमियान में आके प्रॉफिट जो है वो कमा के चला जाता है। तो पुअर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमने फूड इनसिक्योरिटी के अंदर ये चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी थी कि फार्मर्स को कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ रॉ कमोडिटीज दे आर नॉट ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, हार्वेस्टेड क्रॉप्स ऑफन सिफ्ट एंड स्पॉइल। यानी अगर गंदम पैदा हो जाती है उस गंदम को हम संभाल के नहीं रख सकते। ये कन्वेंशनल तरीका अभी तक चल रहा है कि गंदम को हम बोरियों में डाल के एक दूसरे के ऊपर रख के इनको स्टोर करते हैं, और जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है और ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो यहाँ पे फिर हर किस्म का जो इन्फेस्टेशन है वो शुरू हो जाता है, स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, रॉटनिंग शुरू हो जाती है। और आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो इस तरह के फूड के गोदाम हमें जगह जगह नज़र आते हैं, दीज आर मोस्टली मेंटेन्ड बाय द पास्को, एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। तो इस तरह के फूड को जो कि जानवरों को खिलाने के काबिल भी नहीं होती, फिर इंसानों को खिलाई जाती है। तो इसमें मैसेज क्या है कि हमें फूड की हैंडलिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। यही हाल हमें मंडियों में नज़र आता है।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये पेरिशेबल कमोडिटीज हैं और तकरीबन 20 to 50% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो हैं वो रिपोर्टेड हैं। यानी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका आधा हम जो है वो ज़ाया कर देते हैं। अगर इनके लिए कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम आ जाए तो सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जा सकती हैं। ये जो 20 to 50% लॉसेज हैं, अगर हम इनको किसी तरीके से रोक लें तो विदाउट एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज we can have sufficient food available for the population। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग बहुत लो लेवल पे है। रॉ कमोडिटीज मोस्टली प्रोड्यूस की जाती हैं और उनको सेल कर दिया जाता है। अगर हमारे पास फूड प्रोसेसिंग हो तो हम उससे एक से कई किस्म की प्रोडक्ट्स आगे बना सकते हैं। हम उनकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उनकी सीजनैलिटी इन्हांस कर सकते हैं, प्राइसेस को जो है ना वो रेगुलेट किया जा सकता है। तो आप देखें कि बाज़ दफ़ा प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कमोडिटीज़ की कि किसान कई कई दिन जो है ना वो मंडी में पड़ा रहता है और उनको ख़रीदने वाला कोई नज़र नहीं आता। और बाज़ दफ़ा इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है कि नॉर्मल जो टमाटो 20-25 रुपए किलो में सेल होते हैं वो 200-300 तक उनकी प्राइस चली जाती है। अभी आपने इस साल जिंजर का हाल देख लिया है, ये मार्केट में 1000 को भी क्रॉस कर चुका था पर केजी के हिसाब से इसकी जो प्राइस थी। तो शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज, इट इज अनदर काज ऑफ हंगर। Low level of food processing, especially for fruits and vegetables. In USA, almost 65% of the fruits and vegetables they are processed. In France, 70%. Even in Malaysia, 80%. And what about India and Pakistan? Only 3 to 5% produce is processed. इसका मतलब है फिर बाकी जो कमोडिटीज हैं वो मेजॉरिटी उनकी हम लूज कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जूसेस के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर लें, इनके हम कंसंट्रेट्स बनाना शुरू कर दें तो राउंड द ईयर इसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी यहाँ पे कास्ट बिल्डिंग जो है वो काफ़ी हाई है। हमारी जो कन्वेंशनल मार्केटिंग है इसमें ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर ये प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं बेसिकली, और फार्मर से जो प्रोड्यूस ली जाती है उसके अंदर 350% जो है वो प्राइस ऐड हो के कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच रही है। तो बेसिकली दोनों सेगमेंट्स जो हैं वो सोसाइटी के वो सफ़र कर रहे हैं। ना फार्मर को बेनिफिट हो रहा है, ना कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है। तो ये सिस्टम डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है कि फार्मर मार्केट्स बनाएं सिटीज के अंदर, जहां फार्मर अपनी प्रोड्यूस को डायरेक्टली कंज्यूमर को ऑफर करें, तो बेनिफिट दोनों को मिलेगा। फार्मर को बेहतर प्राइस मिलेगी और कंज्यूमर को कम प्राइस के साथ जो वो ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी। सो द टिपिकल कास्ट बिल्डिंग स्टेजेस फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज in developing countries, they are also another reason of food insecurity related issues, or simply we can say hunger, causes of hunger। अब हंगर जो है ना इससे माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस हैं। माल न्यूट्रिशन किसको हम कहते हैं? जब हम नॉन ऑप्टिमल कंजम्पशन करते हैं फूड कमोडिटीज की, कंजम्पशन ऑफ नॉन ऑप्टिमल क्वांटिटीज ऑफ फूड, and ultimately our development and functions are impaired। Undernutrition is basically inadequate intake, absorption or utilization of nutrients, and mainly undernutrition is due to protein energy malnutrition। Protein and calories are extremely deficit, and if these are accompanied by high illnesses, then the utilization of nutrients in body
is greatly hampered. Hunger and malnutrition remain among the most devastating problems facing the majority of the world's poor and needy people and continue to dominate the health of world poorest nations. Nearly 30% of the humanity are currently suffering from one or more of the multiple forms of malnutrition. 60% of 10.9 million deaths each year among the children aged under 5 in developing world is associated with malnutrition. Almost 50%, 60% डेथ जो है वो बच्चों में malnutrition के साथ associated है. malnutrition आपकी कई शक्लों में पाई जाती है भाई. अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी है. अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी इज अफेक्टिंग more than 700 million individuals, and it is greatly affecting or damaging their brain, and mental retardation is more, especially in developing countries. IQ level कम है भाई, cognition कम है, attention span कम है, learning ability इन बच्चों की कम है. Over 2000 million people जो कि 2 अरब के करीब बनते हैं भाई, they are suffering from iron deficiency anemia. और पाकिस्तान में अगर बात करें तो मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो, चाहे वो फीमेल हैं, प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं या बच्चे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. विटामिन ए डेफिशिएंसी रिमेन द सिंगल ग्रेटेस्ट प्रिवेंटेबल काज. प्रिवेंटेबल कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है. और बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस, इंक्रीज्ड रिस्क और प्रीमेच्योर चाइल्डहुड मोर्टेलिटी from infectious diseases. Vitamin A is also known as anti-infective vitamin. तो अगर इसका स्टेटस जो है वो पॉपुलेशन में कम होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस वहां पे ज्यादा होंगे. more than 250 million children under 5 they have vitamin A deficiency. Similarly, अगर एक malnourished mother है तो वो एक malnourished बेबी की बर्थ करेगी. और during the birth process, or you can say fetus has low birth weight, intrauterine growth retardation, यानी यूट्रस के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती. अल्टीमेटली देयर विल बी मोर नंबर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज. लो बर्थ वेट बेबी मीन्स which have weight less than 2.5 kg, and it affects 23.8% of newborns each year. यानी हर 5वां बच्चा, चौथा बच्चा दुनिया में जो है वो लो बर्थ वेट बेबी है. और लो बर्थ वेट का फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगी, इनका सर्वाइवल रेट कम होता है और इन बच्चों के अंदर फिजिकली और मेंटली काम करने की एबिलिटी जो है वो कम होगी. अल्टीमेटली दे विल नॉट बी द प्रोडक्टिव सिटीजन इन फ्यूचर. They have major public health implications due to increased risk of chronic diseases in adulthood. लेटेस्ट रिसर्च अब ये कहती है कि लो बर्थ वेट बेबीज के अंदर फ्यूचर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं. They are more prone to overweight, obesity, diabetes, CVDs, cancer, and hypertension in future. Food insecurity and undernutrition persist in the same countries where chronic diseases are emerging as a major epidemic. अब आप इमेजिन करें कि एक तो अभी इन कंट्रीज में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज की वजह से जो बीमारियां होती थी वो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो अब यहाँ पे लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीजेज हैं क्रॉनिक टाइप की, जो बड़े लंबे लंबे अरसे तक रहती हैं, वो भी बड़ी तेजी से इमर्ज हो रही हैं. तो हम कहते हैं कि भाई अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है यहाँ पे डबल बर्डन ऑफ डिजीजेज है. यानी ऐसी डिजीजेज जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज की वजह से होती हैं और ऐसी डिजीजेस के जो कि न्यूट्रिएंट की
ज्यादा अवेलेबिलिटी और ज्यादा एक्सेसिबिलिटी की वजह से होती है। Obesity epidemic is being seen globally along with the chronic diseases that accompany it. Once the diseases of affluence, not a correct name for chronic diseases. They are rapidly emerging both in poor countries and in the poorer population groups in the rich countries. तो कभी भाई इन बीमारियों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कहते थे कि ये अमीरों वाली बीमारी है, शुगर हो जाना, डायबिटीज हो जाना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाना। लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या शो कर रहे हैं कि अब ये गरीब कंट्रीज के अंदर बड़ी तेजी से इमर्ज हो रही हैं, और इसके साथ साथ इवन अमीर कंट्रीज की जो गरीब पॉपुलेशंस हैं उनके अंदर भी ये बड़ी तेजी से इमर्ज हो रही हैं। तो अब इनको डिजीजेस ऑफ एफ्लुएंस या डिजीजेस ऑफ रिच का नाम नहीं दिया जा सकता। In 5 out of the 6 regions of WHO, death caused by chronic diseases dominate the mortality statistics. यानी दुनिया के WHO के जो 6 रीजन्स हैं उनमें से 5 रीजन्स के अंदर अब जो डेथ हो रही है ना उनको डोमिनेट कौन कर रही है? क्रॉनिक डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल टाइप ऑफ डिजीजेस। 79% of all these deaths are attributed to chronic diseases and are already occurring in the developing countries. तो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फेक्शियस की वजह से जो बीमारियां वो भी अभी खत्म नहीं हो सकी, तो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं वो भी अब ऑलमोस्ट 79% जो डेथ है ना उनको शेयर कर रही हैं। WHO की क्या पोजीशन है इस सिलसिले में? द टू facets of nutrition related problems, that is undernutrition and chronic diseases, need to be brought together and treated in the context of whole spectrum of malnutrition. The provision of safe and nutritious food is now recognized not only as a human need but also as a basic right. तो WHO जो है ना वो कहता है कि बेसिक राइट है ह्यूमन का कि इनको न्यूट्रिशियस और क्वालिटी फूड जो है वो प्रोवाइड की जाए। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि फूड तो हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन इसको आप किसी तरीके से बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए। और ये हमें पता चलता है कि कोरिया, जिन्होंने अपनी नॉलेज के थ्रू गाना की निस्बत आप देखें ज्यादा तरक्की कर ली है। इनका जीडीपी जो है वो 1960 से दोनों कंट्रीज ने सफर शुरू किया था, 2000 में देखें डिफरेंस एट्रीब्यूटेड टू द नॉलेज। तो आजकल हम कहते हैं कि नॉलेज इज वेल्थ, नॉलेज इज इकोनॉमी। इसके अलावा ये स्विट्जरलैंड की एग्जांपल लें कि जो एक छोटा सा कंट्री है यूरोप के अंदर और इसकी 4 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, नेस्ले, फेरमेंच, सजेंटा, जो कि पूरी दुनिया में रूल कर रही हैं और पूरी दुनिया से अर्निंग करके स्विट्जरलैंड को रिच से रिच बनाती जा रही हैं। फूड एक अच्छा बिजनेस है भाई, इस पे फोकस करना चाहिए और बच्चों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए जो कि इस वक्त दुनिया में 20 मिलियन से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में खाना प्रोवाइड कर रहा है। और ये रियलिटी है कि अगर हम न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर लें तो हम जो लेटर फेज पे जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं उनको फिक्स कर सकते हैं। द एंड ऑफ हंगर, अगर इस पे को फोकस करना चाहे तो सिर्फ 3.2 बिलियन US डॉलर जो है ना वो हर साल चाहिए होंगे, जिसके थ्रू हम बच्चों को माल नॉरिशमेंट से बचा सकते हैं। सो हंगर इज बेसिकली सॉल्वेबल, just we have to start talking and start taking initiative. Thanks all.